नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। लोकसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ आज भी अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी। सत्ता पक्ष की ओर से आज अमित शाह और स्मृति ईरानी समेत कई मंत्री चर्चा में भाग लेंगे। इससे पहले कल सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि INDA गठबंधन मणिपुर के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया है क्योंकि राज्य न्याय की मांग करता है। कांग्रेस सांसद ने मणिपुर के मुख्यमंत्री पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह राज्य में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी मणिपुर की तरह दो समुदायों के बीच विभाजन नहीं देखा है। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से इस चर्चा में सबसे पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने हिस्सा लिया। उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया की एकता पर सवाल उठाया। निशिकांत ने समाचार पोर्टल की कथित विदेशी फंडिंग का मुद्दा भी उठाया है और सवाल किया है कि जब वह इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो कांग्रेस चिंतित क्यों है। अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 10 अगस्त को चर्चा का जवाब देंगे। प्रस्ताव पर बहस के लिए 16 घंटे का समय रखा गया है। संसद के मानसून सत्र में आज कई विधायी कार्य सूचीबद्ध है। उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में आज कई विधेयकों पर चर्चा होगी, जिसमें संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक 2023 को चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव किया जाएगा। वहीं फार्मेसी संशोधन विधेयक 2023 को भी चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया जाएगा। इसके साथ ही डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक 2023 को भी चर्चा करने के लिए पेश किया जाएगा। अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक 2023 को भी पारित करने के लिए सदन के पटल पर रखा जाएगा। साथ ही तटीय जल कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2023 भी सदन के पटल पर रखा जाएगा। मंगलवार को हंगामे के बीच ही सरकार ने कई अहम विधायी कामकाज भी निपटाए। एक तरफ जहां राज्यसभा में अंतरसेना संगठन कमान नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 पारित हो गया है, वहीं भारतीय प्रबंध संस्थान संशोधन विधेयक 2023 भी पारित हो गया। वहीं राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 समेत राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक 2023 भी पास हो गया है। हालांकि बार बार हुए व्यवधान के चलते राज्यसभा में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं चल सका। लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन में नई ऊर्जा का संचार करने के इरादे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों अलग अलग राज्यों के एनडीए सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं। इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री गुजरात, दादर नगर हवेली, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एनडीए सांसदों के साथ मुलाकात करेंगे। कल पीएम मोदी ने महाराष्ट्र और गोवा के साथ साथ राजस्थान के एनडीए सांसदों के साथ बैठक की थी। पीएम मोदी एनडीए सांसदों से छोटे छोटे समूह में मुलाकात कर रहे हैं। पीएम हर बैठक में यही संदेश दे रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाई जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के कुछ दिनों बाद राष्ट्रपति मैक्रॉन ने बड़ा तोहफा देते हुए पूर्व भारतीय छात्रों को 5 साल का शेंगेन वीजा देने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच अकादमिक उत्कृष्टता बढ़ाना है। फ्रांसीसी दूतावास की एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने वर्ष 2030 तक भारत के 30,000 छात्रों को फ्रांस में पढ़ाई करने की सुविधा देने की घोषणा की है। देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज से मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होने जा रहा है। इसके तहत देश के अमर बलिदानियों की स्मृति में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन विभूतियों की स्मृति में देश की लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख स्थापित किए जाएंगे। देश भर में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। हर गांव के कोने कोने से 7500 कलशों में माटी और पौधे लेकर अमृत कलश यात्रा राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। 7500 कलशों में आने वाली मिट्टी और पौधों को मिलाकर राष्ट्रीय समर स्मारक के पास अमृत वाटिका बनाई जाएगी। यह अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत का भव्य प्रतीक बनेगी। 30 अगस्त को नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर भव्य आयोजन के साथ इस अभियान का समापन किया जाएगा। यह अभियान आजादी का अमृत महोत्सव का समापन कार्यक्रम है, जो 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ था। गुजरात के सूरत में श्री स्वामीनारायण गुरुकुल विद्यालय के छात्रों में मेरी माटी मेरा देश अभियान को लेकर खासा उत्साह है। छात्रों ने मानव श्रृंखला के साथ भारत का मानचित्र बनाया। आज 9 अगस्त है। आज का दिन इतिहास में अंग्रेजों के लिए भारत छोड़ो आंदोलन के नाम पर दर्ज है। इसकी वर्षगांठ पर आज बीजेपी के सांसद देश भर में बड़े अभियान की शुरुआत करने जा रही है।
कल बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम के निर्देश पर पार्टी के सभी सांसद भ्रष्टाचार, परिवारवाद और वोट बैंक की राजनीति भारत छोड़ो अभियान चलाएंगे। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम पूरा होने पर हर गांव से अमृत कलश यात्रा निकालने के लिए एक शपथ पत्र जारी किया जाएगा ताकि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाया जा सके। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक वीडियो संदेश में कहा है कि 9 अगस्त 1942 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने क्विट इंडिया अभियान की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने क्विट इंडिया अभियान का आह्वान किया है। भारत की अध्यक्षता में जारी G20 के तहत G20 भ्रष्टाचार निरोधी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक का आज से आगाज हो रहा है, जो कि 11 अगस्त तक कोलकाता में आयोजित की जाएगी। 3 दिवसीय इस बैठक में G20 सदस्यों, 10 आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 154 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस दौरान कई चर्चा सत्र और बैठकें आयोजित की जाएंगी। बैठक में विभिन्न देशों के प्रतिनिधि भ्रष्टाचार रोकने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद 12 अगस्त को G20 की भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह करेंगे। पहली और दूसरी SWG बैठक के दौरान भारत महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दों पर 3 परिणाम दस्तावेजों को अंतिम रूप देकर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए G20 में आम सहमति बनाने में सक्षम रहा है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्रा ने कल नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत की G20 अध्यक्षता पर समन्वय समिति की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में शिखर सम्मेलन की तैयारियों पर चर्चा की गई। बैठक में हरित विकास, सतत विकास, लक्ष्य में तेजी, मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास, डिजिटल, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, लैंगिक समानता और बहुपक्षीय संस्थानों के सुधार सहित भारत की G20 अध्यक्षता की प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई। G20 शेरपा ने बताया कि अब तक देश के लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मंत्री स्तर की 13 बैठकों सहित कुल 185 बैठकें संपन्न हो चुकी हैं। इसके अलावा 12 परिणाम दस्तावेजों को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है। सूचना एवं प्रसारण सचिव ने मीडिया सेंटर की स्थापना और अन्य व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। शिखर सम्मेलन के लिए अब तक 3200 से अधिक मीडिया कर्मियों ने पंजीकरण कराया है। निर्वाचन आयोग ने कल 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की है। त्रिपुरा की 2 सीट तथा केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की 1-1 सीट पर उपचुनाव होंगे। त्रिपुरा की बॉक्सनगर और धनपुर सीट, केरल के पुथुपल्ली सीट, उत्तराखंड की बागेश्वर, झारखंड की डुमरी, पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी और उत्तर प्रदेश की घोसी सीट पर उपचुनाव की घोषणा की गई है। 5 सितंबर को मतदान और 8 सितंबर को मतगणना होगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 अगस्त और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। नशा मुक्ति समाज आंदोलन अभियान कौशल को राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन बनाने के लिए आज नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हिंदुस्तानियों नशा छोड़ो महाअभियान की समग्र क्रांति का आगाज होगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त भारत अभियान के क्रम में केंद्रीय आवासन व शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर ने देश भर में नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का कैंपेन चला रखा है। चंद्रयान 3 आज एक नए पड़ाव पर निकलेगा। इसका नाम है कक्षा न्यूनीकरण युद्धाभ्यास। सरल भाषा में इसे इस तरह समझें कि चंद्रमा की ओर बढ़ते इस स्पेसक्राफ्ट की कक्षा में कमी आएगी। इससे पहले इसरो ने 5 अगस्त को ऑर्बिट कम करने का इस तरह का एक ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा किया। इस दौरान इसरो ने चंद्रयान को योजनाबद्ध कक्षा कटौती प्रक्रिया से गुजरा। इंजनों को रेट्रोफायरिंग ने स्पेसक्राफ्ट को चंद्रमा की सतह के और करीब ला दिया। इसके बाद चंद्रमा पर अंतिम लैंडिंग से पहले लैंडर पर डी ऑर्बिटिंग युद्धाभ्यास किया गया। इसरो के मुताबिक 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम आज सुबह वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के लिए पहुंची। जानकारी के मुताबिक लगातार 6ठे दिन के सर्वे में एएसआई कई महत्वपूर्ण चीजों का सर्वेक्षण करेगी। एएसआई को अपने सर्वे रिपोर्ट 2 सितंबर तक कोर्ट में जमा करनी है। इससे पहले 5वें दिन के सर्वे में एएसआई ने व्यास तहखाने के नीचे की संरचनाओं की जानकारी जुटाई। विशेषज्ञों ने गुंबदों और उसके नीचे के मुख्य हॉल के निर्माण के कालखंड और प्रयुक्त सामग्री का पता लगाने के लिए अन्य जांचें भी की है। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज भी सुनवाई जारी रहेगी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में 5 जजों की संविधान पीठ सुनवाई कर रही है।
तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी ने प्रवर्तन निदेशालय आज तीसरे दिन उनसे पूछताछ करेगा। कल बालाजी से ईडी ने चेन्नई में पूछताछ की थी। कल सुबह 9 बजे ईडी अधिकारियों ने पूछताछ शुरू की, जो 9 घंटे तक चली। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 1000 करोड़ रुपए से अधिक के कथित भूमि घोटाले मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। सोरेन को जांच एजेंसी के रांची कार्यालय में 14 अगस्त तक उपस्थित होने को कहा गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने इससे पहले नवंबर 2022 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया था। इस बीच खनन घोटाला मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी और रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन सहित कई व्यवसायियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। जम्मू कश्मीर के कोहनुसा बांदीपोरा में नाका चेकिंग के दौरान बांदीपोरा पुलिस ने टीआरएफ संगठन के एक आतंकी सहयोगी को एक हाथ गोली के साथ गिरफ्तार किया है। इस बाबत बांदीपोरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज की गई है। दिल्ली के गांधीनगर में भीषण आग लगने की खबर है। जानकारी के मुताबिक आग गांधीनगर स्थित प्लाईवुड की दुकान में लगी है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 11 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर भूस्खलन हो गया है, जिसके चलते जम्मू से श्रीनगर तक की अमरनाथ जी की यात्रा को भी रोक दिया गया है। लोगों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए यात्रा को फिलहाल रोका गया है। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए टीटी न्यूज। अबे देख You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है एक्सप्रेस 100। केंद्रीय वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 7वीं बैठक में भाग लिया है। यह बैठक दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में वर्चुअल रूप से आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत स्टार्टअप्स, निवेशकों, इंक्यूबेटरों और आकांक्षी उद्यमियों के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लक्ष्य के साथ 2023 में ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम का शुभारंभ करेगा। पीयूष गोयल ने विश्व के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में वसुधैव कुटुंबकम के लिए भारत की प्रतिबद्धता भी दोहराई। कोल इंडिया लिमिटेड CIL का 30 जून को समाप्त पहली तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 10% घटकर 7 करोड़ रुपए रहा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने PhD चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। जितेंद्र सिंह ने कहा कि जलवायु परिवर्तन को लेकर वैश्विक चिंताओं को दूर करने में भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अमेरिका की 10 छोटी और मध्यम आकार के अमेरिकी बैंकों की क्रेडिट रेटिंग में कटौती की और वॉल स्ट्रीट के कई बड़े नामों को नकारात्मक समीक्षा में डाल दिया है। मूडीज ने बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, मिलेन, स्टेट स्ट्रीट और नॉर्दर्न ट्रस्ट सहित 6 बड़े अमेरिकी बैंकों की क्रेडिट रेटिंग में समीक्षा की है। गो फर्स्ट एयरलाइन की उड़ानें रद्द करने की अवधि को बढ़ाकर अब 11 अगस्त कर दिया गया है। एयरलाइन ने मंगलवार को ट्वीट कर इसकी घोषणा की। एयरलाइन की उड़ानें मई की शुरुआत से ही बंद है। सेबी ने 73,287 करोड़ रुपए के बकाया को मुश्किल से वसूल होने वाले बकाये की श्रेणी में डाला है। पूंजी बाजार नियामक ने मार्च 2023 के अंत में इस राशि को मुश्किल से वसूली में रखा है। सेबी को विभिन्न इकाइयों से कुल मिलाकर 1.2 लाख करोड़ रुपए का बकाया वसूलना है। दूरसंचार नियामक ट्राई ने सुझाव दिया है कि सरकार डिजिटल बुनियादी ढांचा सेवा प्रदाताओं के लिए नए परमिट लाए, लेकिन कंपनियों पर कोई लाइसेंस शुल्क नहीं लगाया जाए। डायरेक्ट टू होम कंपनी डिश टीवी का अप्रैल-जून की पहली तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ 15.7% बढ़कर 20.54 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। इससे पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी ने 17.85 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने तोशखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 5 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। इस्लामाबाद की एक अदालत में इमरान खान को 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। इमरान खान पर प्रधानमंत्री रहते हुए राष्ट्राध्यक्षों से मिले उपहार बेचने का आरोप था। अदालत ने उन्हें जानबूझकर राष्ट्रीय खजाने से लाभों को छिपाने के भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया। इससे पहले दिन में इमरान खान ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। इमरान की याचिका पर 2 सदस्यीय पीठ आज सुनवाई करेगी।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आज अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। पाकिस्तान में गठबंधन की सरकार ने तय किया है कि नेशनल असेंबली को भंग कर दिया जाए ताकि इस साल होने वाले आम चुनाव की तैयारियों के लिए ज्यादा वक्त मिल जाए। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का कार्यकाल 12 अगस्त को खत्म हो रहा है, लेकिन शहबाज शरीफ 9 अगस्त को ही इस्तीफा देकर इसे भंग कर सकते हैं। पीएम शरीफ मंगलवार को रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय भी गए थे। पूर्वी यूक्रेन के मध्य डोनेट्स्क में हुई गोलीबारी से 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। रूस के कब्जे वाले इस शहर पर हुई गोलीबारी में एक बस स्टॉप, एक अस्पताल, एक स्टोर और आवासीय क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। डोनेट्स्क गोलीबारी में 11 साल के लड़के के अलावा 7 लोग घायल हुए हैं। डोनेट्स्क शहर 2014 से रूस के नियंत्रण में है, लेकिन यूक्रेनी सैनिकों ने इससे बाहरी इलाके पर कब्जा जारी रखा है। एक यूरोपीय देश के हथियार विक्रेता यूक्रेन को देने के लिए दर्जनों लेपर्ड टैंक खरीदे हैं। ये टैंक पहले बेल्जियम के थे, जिसे हथियार विक्रेता कंपनी ने 5 साल पहले बेल्जियम से खरीदे थे। रक्षा कंपनी OIP लैंड सिस्टम्स ने जर्मनी में निर्मित सभी 50 टैंक एक अन्य यूरोपीय देश को बेच दिया है, जिसमें से अधिकांश को यूक्रेन को निर्यात किया जाएगा। कंपनी ने गोपनीयता की शर्त के कारण खरीदार देश का नाम बताने से इनकार किया है और साथ ही कीमत का भी खुलासा नहीं किया है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने सीरिया से रासायनिक हथियार सम्मेलनों का पालन करने का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र के पास सीरियाई रासायनिक हथियारों की जानकारी का अभाव है। संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण मामलों में अधिकारियों ने सुरक्षा परिषद को बताया कि रासायनिक हथियार सम्मेलन में अनुसार सीरिया की रासायनिक हथियारों को लेकर की गई घोषणा को सटीक पूरा नहीं माना जा सकता। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यू हैम्पशायर में एक रैली में अपने खिलाफ कई अभियानों की निंदा की। समर्थकों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि उनके खिलाफ सब आरोप बकवास हैं। इस बीच ट्रंप के वकीलों ने मंगलवार को 2020 के चुनाव को पलटने की कोशिश के आरोप में न्यायाधीश से अदालत की सुनवाई के समय में देरी करने के लिए कहा, जिससे यह निर्धारित करने में मदद मिलेगी कि मामले में सबूतों का उपयोग और साझा कैसे किया जा सकता है। नॉर्वे में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन से कई क्षेत्रों में भारी नुकसान पहुंचा है। प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक तूफान और बारिश के चलते कई लोगों की मौत भी हो गई है। नॉर्वे में भूस्खलन के चलते कुछ जगहों पर बिजली की लाइनें टूटने और आपूर्ति प्रभावित, साथ ही बाढ़ जैसे हालात पैदा होने से कई गांवों में यातायात संपर्क लगभग पूरी तरह से टूट गए। इस दौरान रेल यातायात भी बाधित रहा। रूस ने मॉस्को पर ड्रोन से किए गए हमलों को नाकाम कर दिया है। मॉस्को को निशाना बनाकर छोड़े गए 2 लड़ाकू ड्रोन को रूस ने मार गिराया है। एक ड्रोन को डोमोडेडोवी क्षेत्र में मार गिराया है, जबकि दूसरे को राजधानी के पश्चिम में मिन्स्क राजमार्ग क्षेत्र में मार गिराया। ड्रोन मलबे के गिरने से हताहत हुए लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। रूसी अधिकारियों के अनुसार ये हमले एक सप्ताह के भीतर मॉस्को पर कम से कम तीसरा हमला है, जिसमें रविवार और सोमवार को यूक्रेनी ड्रोन गिराए गए थे। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा है कि अगले महीने भारत में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में यूक्रेन में संघर्ष पर चर्चा करना अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। भारत ने तीसरे T20 मैच में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 5 मैचों को सीरीज में शानदार वापसी कर ली है। वेस्टइंडीज द्वारा दिए गए 160 रन के लक्ष्य को टीम इंडिया ने 17 ओवर में ही हासिल करके मैच अपने नाम कर लिया। भारत के लिए सूर्य कुमार यादव ने 44 गेंदों में 83 रन की विस्फोटक पारी खेली। वहीं तिलक वर्मा 49 रन बनाकर नाबाद रहे। इस जीत के बाद भारत अब सीरीज में 1-2 से पीछे है। वहीं टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने वाली उत्तरी वेस्टइंडीज की शुरुआत धीमी रही। हालांकि वेस्टइंडीज ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर भारत के सामने जीत के लिए 160 रन का लक्ष्य रखा। चेन्नई में चल रहे एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता में आज भारत का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों में अभी तक के प्रदर्शन की बात करें तो भारत अपने 4 मैचों में अजय रहा है, जबकि पाकिस्तान की टीम अब तक केवल 1 जीत दर्ज कर पाई है। भारत ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में अपने अभियान का अंत अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ किया है। इस टूर्नामेंट में भारत ने 11 स्वर्ण, 5 रजत और 10 कांस्य पदक के साथ रिकॉर्ड 26 पदक जीते।
भारत की 21 सदस्यीय निशानेबाजी टीम ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 8 स्वर्ण 4 रजत 2 कांस्य पदक पर निशाना साधा, तो वहीं तीरंदाजी में भारत को 3 स्वर्ण 1 रजत और 3 कांस्य पदक मिले। इस टूर्नामेंट में भारत 7वें स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज खेलों में भारत के प्रदर्शन की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स भारत का प्रदर्शन हर भारतीय को गौरवान्वित करेगा। हंगरी में 19 अगस्त से होने वाली विश्व एथलीट चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले 28 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा करेंगे। नीरज की नजरें बुडापेस्ट में स्वर्ण पदक जीतने पर टिकी है। भारत के शॉन गांगुली ने त्रिनिदाद और टोबैगो में चल रहे राष्ट्रमंडल युवा खेलों में लड़कों की 400 मीटर व्यक्तिगत मेडल तैराकी स्पर्धा में रजत पदक जीतने में सफलता पाई है। गांगुली ने 4 मिनट 25.47 सेकंड का सर्वश्रेष्ठ भारतीय समय निकालकर रजत जीता। वहीं इसी प्रतियोगिता में भारत के अनुप्रिया वलियट ससी ने लड़कियों की शॉटपट में कांस्य पदक जीता। अनुप्रिया ने अपने तीसरे प्रयास में 15.62 मीटर गोला फेंककर तीसरा स्थान हासिल किया। फिल्मकार फरहान अख्तर ने अपनी आने वाली फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया है, जिसके बारे में चर्चा है कि वह फिल्म डॉन 3 का है। वर्ष 1978 में प्रदर्शित फिल्म डॉन में अमिताभ बच्चन ने डॉन का किरदार निभाया था। बॉलीवुड अभिनेत्री जीनत अमान फिल्म शालीमार के लिए अपने फेवरेट को स्टार धर्मेंद्र को इंग्लिश सिखाती थीं। जीनत ने इंस्टाग्राम पर धर्मेंद्र के साथ थ्रोबैक फोटो शेयर करते हुए एक पुराना किस्सा याद किया है। भोजपुरी सिनेमा के जाने माने अभिनेता गायक रितेश पांडे और नवोदित अभिनेत्री लवली काजल का बोल बम गीत शिव शंकर दानी रिलीज हो गया है। बोल बम गीत शिव शंकर दानी वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है। अभिनेता वरुण मित्रा जम्मू रेलवे स्टेशन हमलों पर आधारित अपनी आने वाली फिल्म रक्षक इंडियाज ब्रेव्स में सेना अधिकारी की भूमिका निभाते नजर आएंगे। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सिद्दीकी का कोच्चि के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया है। वह 63 वर्ष के थे। मलयालम सिनेमा की दुनिया में सिद्दीकी का सफर उनके दोस्त लाल के साथ रामजी राव स्पीकिंग के निर्देशन से शुरू हुआ था। शाहरुख खान की आने वाली फिल्म जवान का नया टीजर रिलीज हो गया है। शाहरुख खान इन दिनों दक्षिण भारतीय निर्देशक इटली की आने वाली फिल्म जवान में काम कर रहे हैं। दिग्गज गायिका आशा भोसले 8 सितंबर को अपने 90वें जन्मदिन पर दुबई में प्रस्तुति देंगी। कॉन्सर्ट आशा @90 लाइव दुबई के कोका कोला एरिना में आयोजित किया जाएगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन अपनी अपकमिंग वेब सीरीज ताली को लेकर चर्चा में है। सुष्मिता सेन ने कहा है कि सीरीज में सुष्मिता के अलावा करीब 2000 से ज्यादा किन्नरों ने काम किया है। फिल्म घूमर टाइटल सॉन्ग रिलीज हो गया है। अभिषेक बच्चन ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर घूमर का टाइटल ट्रैक शेयर किया है। घूमर 18 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मलयालम स्टार फहाद फासिल के जन्मदिन पर पुष्पा द रूल से उनका लुक रिलीज हो गया है। फिल्म का पहला पार्ट पुष्पा द राइजर दिसंबर 2021 में रिलीज हुआ था और ये सुपरहिट साबित हुई थी। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।